ये सब कहने की बातें हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत में अगर दिल मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। हाफिज जौनपुरी की ये जो पंक्तियां थी, ये सही साबित होता है वर्तमान समय में। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये अभी निकल चुके हैं इटली के लिए, जॉर्जिया मेलोनी के देश में। ठीक है। और ये नमस्कार करते हुए प्लेन में जब चढ़ रहे थे, इटली के लिए रवाना हो रहे थे, उस दरमियान ली गई ये तस्वीर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, है ना। तो क्यों जा रहे हैं ये इटली? तो इटली में क्या चल रहा है? G7 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। कब से? तो 13 जून से 15 जून तक, है ना। तो हम जानेंगे कि G7 जो सम्मेलन है ये क्या होता है, G7 कंट्रीज कौन कौन सी है, G7 कंट्रीज के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं, और किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इस सम्मेलन के दरमियान। तो तमाम विषयों पर ध्यान देंगे और एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, तो देख लेते हैं कि इटली पहले है कहाँ। तो इटली ये यूरोपियन कंट्री है, आप देख पाएंगे। इसके बगल में स्विट्जरलैंड है, यहाँ जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है, उसके साथ ये फ्रेंच है, स्पेन है, मेडिटेरियन सी है, ये तो देख पाएंगे। तो इटली की अवस्थिति ये है। यूरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं G7 की समिट को अटेंड करने के लिए। तो G7 में के जो देश हैं उनको देख लेते हैं पहले कि G7 है क्या। तो G7 में 7 कंट्रीज हैं जो पावरफुल इकोनॉमी है, जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। वो तमाम देश G7 में शामिल है ना। 7 देशों में कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलेंगे, और यूएस है यानी कि अमेरिका। ये 7 देश शामिल है। तो 7 देशों का सम्मेलन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक आउटरीच कंट्री के रूप में बुलाया गया है। तो आउटरीच कंट्री होती क्या है? आउटरीच कि जो भी किसी संगठन का पार्ट नहीं हो, ठीक है ना, सदस्य नहीं हो, फिर भी सदस्यता ना होते हुए भी भाग लेना, उनको आउटरीच कंट्री कहा जाता है। कि जो सदस्य नहीं है फिर भी उनको सदस्यता के तौर पे आके भाग लेना सम्मेलन में, तो वैसे आउटरीच कंट्री होती है। हालांकि इन 7 देशों के अलावा इसमें जो यूरोपीय यूनियन है ना, EU, वो भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। तो देखते हैं कि गठन कैसे हुआ था। गठन कैसे होता है? गठन होता है 1973 में। कहां पर? तो बातचीत चलती है पहले फ्रांस में। जो दुनिया के तमाम जो वित्त मंत्री हैं, है ना, वित्त मंत्री उपस्थित होते हैं, और साथ ही साथ जो केंद्रीय बैंक है दुनिया के तमाम देशों के, है ना, उनके गवर्नर्स भी शामिल होते हैं, बैंकों के गवर्नर। तो वैसे वहां उस जगह पर इसकी बात निकलती है G7 के गठन की। तो परिस्थितियां क्या रहती हैं गठन के दरमियान? तो परिस्थितियों पर बात करें अगर, तो पहले बात तो तेल संकट की स्थिति थी। 1970 के दशक में तेल संकट की स्थिति थी। यानी कि जो तेल थे उपयोग करने के लिए, जैसे कि क्रूड ऑयल बोल सकते हैं, है ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इसकी उपलब्धता, जो आपूर्ति थी, उपलब्धता थी, वो काफी कम हो रही थी, जिसके कारण से पर्याप्त प्राप्त नहीं हो पा रहा था देशों को, है ना। और तेल की कम उपलब्धता के कारण क्या हो रहा था कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही थी, है ना, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही थी। तो ये मुख्य मुद्दे थे, और उसके साथ साथ एक मुद्रा प्रणाली थी जिसको बोलेंगे ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। वुड्स प्रणाली का पतन हो गया था। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली प्रणाली क्या था? तो इसको देखते हैं अगर, तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में,
वुड्स प्रणाली में क्या हो रहा था कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, मुद्रा विनिमय का एक साधन था, है ना, विनिमय का साधन था। कैसे? तो जो सोने का मूल्य है, गोल्ड का, उसको प्लस जो यूएस डॉलर है ना, अमेरिकी पैसा, इसके अनुपात में मूल निर्धारित किया गया था, जिसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था। और इन्हीं के आधार पर बाकी जो कंट्रीज हैं, बाकी देश हैं, अपने मूल्य का, अपने मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो प्रणाली थी वो असफल साबित हुई, है ना, क्योंकि असफल साबित हुई, क्योंकि क्या हो रहा था कि समय के साथ क्या अंकित जो मूल्य था यूएस डॉलर पर, उसका रेट बढ़ते जा रहा था, जबकि सोने का वही मात्रा हुआ करता था। तो जिसके कारण से अनियमितताएं उत्पन्न हुई। उसके बाद से ये चीज, प्रणाली समाप्त हो गई, और उसके बाद से फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी थी। उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि इन खामियों को दूर करते हुए G7 का विचार सामने आया। और G7 के विचार सामने आया, और सबसे पहले क्या होता है कि 1975 में, है ना, 1975 में फ्रांस में ही इसका बैठक होता है। किसका? तो G7 कंट्रीज का। तो इसमें G7 कंट्रीज तो है, लेकिन बैठक में केवल 6 कंट्री भाग लेते हैं। ठीक है, 6 कंट्री कौन थे? तो अभी पहले देख लेते हैं कि इसको कौन कौन सा कंट्री वर्तमान में है इसमें सदस्य। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडा पहले है, ठीक, कनाडा है, यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। यूरोप में 4 कंट्रियां हैं। 4 में कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। और साथ में एशिया में एक कंट्री है जिसका नाम जापान है। ये टोटल 7 कंट्री हो गए। लेकिन यूरोपीय यूनियन भी लंबे समय कहें तो 1977 से इसमें भाग लेता आ रहा है, हालांकि ये मेंबर कंट्री नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब 1975 में पहला शिखर सम्मेलन होता है, इसका पहला सम्मेलन होता है, उसमें कनाडा को छोड़ के, है ना, बाकी जो 6 सदस्य हैं, कनाडा नहीं शामिल होता है, बाकी जो 6 सदस्य थे वो शामिल होते हैं, है ना, और इसको फलीभूत करते हैं, इस सम्मेलन को। इसके बाद क्या होता है कि अगले ही वर्ष, यानी कि 1976 में कनाडा भी शामिल हो जाता है। कनाडा भी शामिल हो जाता है। तब हो गए 7 देश, ठीक है, 7 कंट्री हो गए। इसके अलावा क्या होता है कि 1977 में जो यूरोपीय यूनियन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यूरोपीय यूनियन 1977 में भाग लेने लगता है, उसमें शामिल हो जाता है। इसके अलावा 1900 इसके अलावा 1998 में इसमें रूस भी शामिल होता है ना, रूस भी G7 का संगठन का सदस्य बनता है। तो G7 क्या हो जाता है, ये जो G7 कंट्रीज हुआ करते थे, रूस के शामिल होने के बाद 1998 में क्या बन जाती हैं? बन जाती हैं ये G8, क्योंकि 8 कंट्री हो गई। लेकिन ये मामला लंबे समय तक नहीं चलता है, ठीक। तो क्यों नहीं चलता है मामला लंबे समय तक? तो क्या होता है कि 2014 का साल आता है, ठीक, 2014 के साल में जो रूस है वो एक यूक्रेन का पार्ट रहता है। यूक्रेन जिसके साथ वर्तमान में युद्ध में संलिप्त है। तो यूक्रेन का पार्ट था, भाग था क्या? तो क्रीमिया, है ना, क्रीमिया पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करके उसको कब्जा कर लेता है। उस पर कब्जा कर लेता है कौन? तो रूस। इससे क्या होता है कि बाकी जो सदस्य देश बोलते हैं कि भाई ऐसा ना करो, तुम छोड़ दो, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं था, रूस ने माना नहीं, और क्या हुआ कि सदस्यता उन्हें छुड़वा दी गई। किसकी? तो 2014 में G8 से रूस को बाहर कर दिया गया,
और बाहर करके फिर से बचा क्या, तो G7, है ना। तो G7 वर्तमान में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन से देश थे। तो देख लिए हम लोगों ने, कनाडा है, यूएसए है, अमेरिका में 2, नॉर्थ अमेरिका में 2 देश, और यूरोप में 4 कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इटली, जर्मनी, और उसके साथ एशिया में मात्र 1, जापान, है ना। और यूरोपीय यूनियन इसमें 1977 से लगातार भाग लेते रहा है। अब थोड़ा तस्वीरों को देखिए। इस बार का जो 2024 का G7 समिट है, इटली में हो रहा है। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जा मेलोनी, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी का खासा ताल्लुक है, संबंध है, और काफी अच्छी केमिस्ट्री इनकी लगती है। तो अब तमाम ऐसे जो नेतागण हैं, जो भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले तो इनको समझ लेते हैं। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल, जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के, और इमैनुअल मैक्रोन है राष्ट्रपति फ्रांस के, जो बाइडेन है राष्ट्रपति अमेरिका के, फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर जापान के, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के, और ये हैं उर्सुला वाल्डेर लियन करके, ये हैं कौन, तो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपीय यूनियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेन, और प्रेसिडेंट द यूरोपीय यूनियन काउंसिल के चार्ल्स मिचेल जो हैं, ये व्यक्ति, ये चार्ल्स मिचेल हैं, प्रेसिडेंट है यूरोपीय। ये तमाम लोग शामिल हुए, और साथ में जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे होंगे, निश्चित तौर पर यहां या फिर यहां खड़ा हुए होंगे, ये कंफर्म है। इसमें काफी माहिर है अपने प्रधानमंत्री जी। यही कहीं या तो यहां खड़ा होंगे या यहां खड़ा होंगे, इसके इधर नहीं देख पाएंगे, तस्वीरें आएंगी तो आपसे साझा किया जाएगा, है ना। और जैसा कि मैं बता रहा था, क्रीमिया का जो क्षेत्र है, ये क्रीमिया का क्षेत्र देखेंगे आप मैप में, तो ये सी ऑफ एजोव है ना। तो कर्ज का ये संधि यहाँ पर होता है, और ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी को एजोव सी से जोड़ता कौन है, कर्ज का संधि। ठीक, और ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, इस पर रसिया ने करा आक्रमण 2014 में, आक्रमण के पश्चात इसको अपने में मिला लिया। इसको एक और मैप में देखेंगे, तो मैप में देखेंगे कि वर्तमान समय में काफी आपने खेरसोन का नाम सुना होगा, जपोर्जिया का नाम सुना होगा, मारियोपोल का नाम सुना होगा, डोनेट्स्क का सुना होगा, लुहांस्क का सुना होगा। ये तमाम युद्धरत क्षेत्र हैं वर्तमान समय में भी, जो यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा है, ये तमाम क्षेत्र काफी प्रभावित हैं। और इसी क्षेत्र के नीचे अपना दिखेगा ये क्रीमिया, जिसको 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया, जीत लिया, और अपने राष्ट्र में मिला लिया। हालांकि इसमें एक कहानी भी चलती है, एक बात भी चलती है कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था, है ना। जनमत संग्रह करवाया गया था यहाँ के देशों के, यहाँ के लोगों के लिए, है ना। तो लोगों ने कहा जनमत संग्रह में कि हमें भाई रूस के साथ जाना है ना, रूस के साथ जाना है। लेकिन दुनिया में ये कहा गया, दुनिया के लोगों ने संशय मतलब उत्पन्न किया, संदेह की नजर से देखा कि रूस का जरूर इसमें कुछ ना कुछ जालसाजी रही है, कि लोग कहते हैं कि हमको जाना है रूस के साथ। तो ये मामला मेनली था, ये लंबा अगर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। खैर, तो G7 को लेके वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है ना, क्या स्थितियां बन रही हैं ऐसे, तो इस पे हम लोग जान लेते हैं कि G7 जब 1970 के दशक में जब बना था, है ना, तो इसमें तमाम जो बड़े इकोनॉमी थे ना, अर्थव्यवस्था वाले देश थे, वो शामिल हुआ करते थे, है ना, 1970 के दशक में। ठीक, लेकिन वर्तमान स्थिति ये हो गई है, और इसी बात को लेके इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं कि वर्तमान में क्या है कि इनकी स्थिति काफी डमाडोल हो गई। जैसे 1970 में क्या था कि टोटल जीडीपी का, वर्ल्ड के जीडीपी का 50% ये लोग रखते थे, है ना, टोटल वर्ल्ड जीडीपी का। और अभी क्या हुआ है कि अगर बात करें तो 26 के आसपास पहुंच गया है। ये 2024 के आसपास की हम बात करते हैं, 2024 में 26 दशमलव कुछ कुछ की परसेंट की बात हो गई है, यानी कि काफी इसका रेशियो घट गया है। उसके साथ साथ अगर देखें तो ये अर्थव्यवस्था के अलावा अगर देखें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो जनसंख्या के मामले में ये मात्र लगभग 80 करोड़ ही, 80 करोड़ लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए, भारत में तो 140 करोड़ लोग हैं, सिर्फ भारत में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 80 करोड़ का ही प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी चीज जो सोच के बनाई गई थी, यानी कि बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया था,
वो स्थिति वर्तमान में नहीं रही। एक चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि पहले देखिए कि ये G7 का आंकड़ा है कब का, तो ये जून 2024 का आंकड़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि 26.4% हो गया है घट के टोटल ग्लोबल जीडीपी में, जबकि 1970 के दशक में कितना हुआ करता था, तो लगभग 50% हुआ करता था, है ना। तो घट के इतना आ गया है। ऊपर से उसके बाद देखें तो 776 मिलियन यानी कि 77.6 करोड़, 77.6 करोड़ लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है ये टोटल। बहुत बड़ा हो तो 80 करोड़ मान लीजिए, है ना। तो दिक्कतें ये हैं कि बहुत लिमिटेड लोगों के साथ और लिमिटेड अर्थव्यवस्था के साथ ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक चार्ट देखिए क्या हो रहा है कि ये टॉप कंट्रीज हैं, आईएमएफ का डाटा है ना, अप्रैल 2030 अप्रैल 30 2024 तक का ये डेटा है। इसमें क्या है कि नंबर 1 अर्थव्यवस्था जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए है, उसके बाद से चीन है। अब ध्यान दीजिए कि चीन जो है ये पार्ट नहीं है G7 का, है ना। उसके अलावा जर्मनी जापान तो है, फिर इंडिया भी है G7 का पार्ट नहीं है ना। इसके अलावा ब्राजील जो 8वें नंबर पर है वो भी G7 का पार्ट नहीं है, जबकि जो 9वें 10वें नंबर पर कनाडा इटली है ये पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम 6ठे नंबर पर है, जबकि भारत 5वें नंबर पर है और चाइना दूसरे नंबर पर है, ये पार्ट नहीं है। यानी कि टॉप 10 जो इकोनॉमी है उसके 3 जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें चाइना, भारत और ब्राजील शामिल है। ये तीनों को G7 में स्थान नहीं मिला है। सोचिए चाइना की आबादी कितनी हो गई, 130 करोड़, हमारे लगभग 140 करोड़। इन्हीं की आबादी देख लिया जाए तो पूरी दुनिया की आबादी को लगभग लगभग एक आकलन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और अर्थव्यवस्था के भी मामले में भी हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, तो इनको भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी है कि इसका प्रतिनिधित्व जो है ना, काफी लिमिटेड है। किसका, तो G7 का प्रतिनिधित्व जो है लिमिटेड है, सीमित है ना। तो ये एक दिक्कत है। इसके अलावा लोग तर्क ये देते हैं कि जो 2008 के आर्थिक मंदी के बाद से, है ना, G20 का गठन हुआ था ना, वो ज्यादा बेहतर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 में शामिल है। जैसे कि उसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है। आप देखेंगे कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन तमाम 20 देश, इसमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, जापान शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये तमाम बड़े जो देश है वो शामिल है, रसिया भी शामिल है। तो समझिए कि जितना सारगर्भित रूप में, जितना बड़े लेवल पर लोगों को लेकर चल रहा है G20, वो G7 नहीं लेकर चल रहा है। तो इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जाता है समय समय पर कि इसकी वो क्षमताएं नहीं बची हैं, वो लेवल नहीं बचे हैं जो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़े। लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि G20 जो है, G7 जो है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एक मंच जहां पर बातचीत की जा सकती है, बातचीत संपन्न हो सकता है, वो काफी प्रभावी होता है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जो संघाई सहयोग संगठन है उसमें चीन, पाकिस्तान शामिल है, जो कि हमारे एक तरह से कहें शत्रु देश है ना। रसिया भी शामिल है हालांकि, लेकिन फिर भी हम लोग उस संगठन को छोड़ते नहीं है। उनका दोनों का वक्तव्य, मंतव्य सब एक ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग संघाई सहयोग संगठन में हमेशा भाग लेते हैं। और आने वाले समय में जो संगठन सम्मेलन होने वाला है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। तो एक मंच जो है, प्लेटफॉर्म है, उसको आदमी छोड़ा नहीं करते हैं। वो एक जरिया रहता है अपनी बात रखने का, मामलों को सलटाने का। चूंकि विश्व एक परिवार की भांति है, आप पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, पड़ोसियों को मिटा नहीं सकते। तो बातचीत करके मामले को हल करना चाहिए, और हल करने के लिए जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा जगह हो जहां पर बातचीत शुरू हो सके। तो जो प्रासंगिकता पर सवाल उठती है उसके को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग ये मांग करते हैं, और मांग जायज भी है, कि जो G7 कंट्रीज है ना, जो वर्तमान में G7 कंट्रीज हैं, उनको बदल के G7+ कर दिया जाए। G7+ में कौन कौन हो, तो चीन, है ना, भारत, और साथ ही ब्राजील को भी स्थान दिया जाए, है ना। तो थोड़ा एक सारगर्भित रूप में होगा, थोड़ा सा अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, तो ये मामले हैं।
इसके प्रासंगिकता के साथ, हालांकि ये विश्व पटल पर जो आर्थिक स्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, जो अभी वर्तमान समय में जितना उथल पुथल की स्थिति हुई है विश्व पटल पर, जितना भू रणनीतिक दृष्टि से जितना तनाव उत्पन्न हुआ है, उन सब मामलों को एड्रेस करने में G7 की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अभी देखते हैं कि जो सम्मेलन हो रहा है 2024 का इटली में, जॉर्जिया मेलोनी जी उसकी अध्यक्षता कर रही हैं, है ना। और अध्यक्षता कर रही हैं तो अध्यक्षता जो है वो लगातार साल जब जब सम्मेलन होता है अलग अलग देशों पे अध्यक्षता ट्रांसफर होते रहता है, और अध्यक्षता के साथ ही सचिवालय भी ट्रांसफर होते रहता है। तो एक इसके साथ कंसर्न ये भी हो जाता है कि इसका कोई एक निश्चित तौर पे ना सचिवालय नहीं है जहां कामकाज सही ढंग से संपादित किया जा सके, एक निश्चित स्थान हो, स्थान का अभाव है ना। तो ये स्थिति है। तो अभी कर रही हैं, तो अब देखते हैं कि मुख्यतः अभी के जो 2024 का G7 समिट इटली में हो रहा है उसके एजेंडा क्या है ना। तो एजेंडा में ध्यान दे लेते हैं कि एजेंडा मुख्यतः है क्या। तो एजेंडा देखिए, पहली बात तो ये क्या हो रहा है कि एजेंडा तो ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि अभी जो वैश्विक स्तर पर ये तमाम जो नेतागण दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, ठीक, जैसे जस्टिन ट्रूडो है ना, चाहे वो ऋषि सुनक हो, जो बाइडन हो, ये तमाम लोग जो है ना एक तरह से फेयरवेल की स्थिति में है, क्योंकि लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है, चुनाव हारने वाले हैं और फिर से जो इस पद पे हैं वो नहीं पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा संभावना ऐसा है। तो एक फेयरवेल इन लोगों के लिए एक तरह से कहा जा सकता है। फिर भी जो एजेंडा है उसको देखते हैं, तो एजेंडा में पहले क्या हो सकता है। तो पहले है कि ये जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है ना, मुद्रास्फीति बढ़ रही है ना। बढ़ क्यों रही है मुद्रास्फीति? तो बढ़ने का कारण ये है कि जो लगातार युद्ध में पूरे देश यानी कि पूरे दुनिया ऑलमोस्ट कह लीजिए संलिप्त है, दुनिया संलिप्त हो गई है ना। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो व्यापार है युद्ध के कारण वो बाधित है। आपने देखा होगा कि कैसे लाल सागर में जो जहाज आ रहे हैं वो जो इजराइल और फिलिस्तीन वॉर है उसके कारण से जो मालवाहक जहाज है वो बाधित हो रहे हैं, और उनको घूम के कहां से, दक्षिण अफ्रीका की तट से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण से लंबी दूरी हो रही है। लंबी दूरी के कारण क्या हो रहा है, उनका रेट और दाम में वृद्धि हो रही है ना। तो ये एक समस्या है ना। मुद्रास्फीति के अलावा क्या है, जो युद्ध वाली स्थिति है, जैसा कि मैंने बताया, युद्ध चारों तरफ मंडराया हुआ है। और खास तौर पे अगर देखें तो यूरोप में यूक्रेन रसिया के साथ, रूस के साथ संलिप्त है ना। रूस के साथ संलिप्त है, और रूस एक तरह से देखा जाए तो पश्चिम का दुश्मन की तरह है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोप के बाकी देश हो। तो कैसे यूक्रेन को अधिक से अधिक मदद पहुंचाया जाए, इस पे संभवतः बातचीत हो सकती है ना। इसके अलावा क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है वर्तमान समय में, ये कोई भी ऐसा सम्मेलन नहीं है दुनिया में जहां बातचीत हो और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन की बात ना हो, है ना। तो इसमें भी वही बात होगी, जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, और क्या क्या प्रावधान, क्या क्या उपाय किया जाए, ये तमाम इस पे बातचीत होने की संभावना है। और इसके अलावा क्या है कि जो कोविड-19 हुआ ना, कोविड-19 के बाद से जो अफरा तफरी फैली, चाहे वैक्सीन हो, दवा हो, है ना, दवा हो, इन सब को मुद्दे को लेके कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरण किया जाए, और सब तक सुनिश्चित हो, पूरी दुनिया तक इसकी आपूर्ति हो, इस विषय पर भी बातचीत हो सकती है, होगी, एजेंडे में शामिल है ना। इसके अलावा जैसे तकनीकी परिवर्तन, तकनीक में जितनी तेजी से बदलाव हो रहा है, और तरह तरह के सुरक्षा संबंधित जो संकट है ना, चिंताएं हैं, वो सामने आ रही हैं। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे जनित क्या है, डीप फेक का कॉन्सेप्ट,
डीप फेक, है ना, फेलो फेक, है ना, तमाम तरह के जो जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई, तमाम जो मुद्दे हैं इसके अलावा क्या है, तो सुरक्षा से जो प्राइवेसी से संबंधित है, निजता से संबंधित है, प्राइवेसी से संबंधित है, जो डेटा के मामले जैसे चोरी हो रहे हैं, आपने हालिया में देखा होगा कि कैसे पेगासस, है ना, पेगासस जैसे जो मालवेयर थे, है ना, वो कैसे लोगों के निजता का हनन कर रहे हैं, प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। तो ये मुद्दे तमाम रहेंगे। इसके साथ साथ अगर देखें तो चीन और चीन और रूस के साथ जो दुनिया के तमाम देशों का, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय कंट्रीज हो, है ना, यूएसए हो या फिर यूरोप के कंट्रीज हो, यूरोप के देश हो, उनका मनमुटाव हमेशा लगा रहता है। तो इस मामले पर भी बातचीत की गुंजाइश देखी जाएगी, है ना, बातचीत की हो सकता है। तो ये तमाम एजेंडा थे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ठीक लगा हो, और यहां तक आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।